नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JNET के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एनपी फिजिक्स। प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर और इन्फॉर्मेटिव जो भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने हीट का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है, जिसमें अपन ने एक्सपेंशन और टेम्परेचर स्केल वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली थी। लास्ट में कैलोरीमेट्री भी कंप्लीट कर दिया था। और आज जो हीट ट्रांसफर है उसका जो सेकंड पार्ट है, दैट इज यहाँ पे अपन तीनों वे पढ़ेंगे कि कौन कौन से वे से हीट ट्रांसफर होती है, वो आज इस चैप्टर में अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो 3 वे होते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए। पहला है अपने पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, कन्वेक्शन का इतना रूल ज़्यादा है नहीं, जिसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं वो है कंडक्शन और रेडिएशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हॉट कोई बॉडी है और कोल्ड बॉडी है, तो हीट फ्लो 3 मीडियम से होती है। यहाँ पे एक तो कंडक्शन के थ्रू और एक कन्वेक्शन के थ्रू और एक रेडिएशन के थ्रू यहाँ से फ्लो होती है। तो 1 बाय 1 अपन इनको सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि अपने पास एक कंटेनर है, पानी गर्म हो रहा है, अपन हीट कर रहे हैं इसको। तो ध्यान से देखा होगा आपने कि यहाँ पे जो हीट है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्लो हो रही है ना। तो यहाँ पे अपन जब टच करते हैं तो अपन को गर्म फील होता है। तो ये अपने पास जो वे है हीट फ्लो का वो है कंडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, नीचे वाले सबसे पहले ज़्यादा गर्म होंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब उसकी डेंसिटी कम हो गई, वो ऊपर गए, और ऊपर वाले की डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो वो नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते गर्म वाले ऊपर जा रहे हैं और जो कोल्ड वाले वो नीचे आ रहे हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है हीट का, है ना। यानी कि अपन जो एनर्जी लेके खुद जा रहे हैं, खुद लेके जा रहे हैं। तो ये अपने पास जो वे है इसको बोलते हैं अपन कन्वेक्शन। और रेडिएशन, जिसमें मीडियम की भी आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पे कोई ना तो सोर्स चलता है ना कोई एसिवर चलता है ना। कहने का मतलब दोनों में से कोई नहीं चलता है, सिर्फ यहाँ पे रेडिएट के थ्रू एनर्जी, हीट एनर्जी फ्लो होती है। ये अपन को देखने को मिला। तो यहाँ पे रेडिएशन भी हो गया, कन्वेक्शन, और ये अपने पास कंडक्शन भी हो गया, तीनों, है ना। तो ये अपने पास समझने के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल था। अब देखो 1 बाय 1 करते हैं अपन। सबसे पहले पढ़ते थे कंडक्शन। कंडक्शन क्या बोला है कि इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नाइदर सोर्स इज मूव नॉर रिसीवर। ना तो रिसीवर इसमें मूव करता है ना सोर्स मूव करता है, बट जो होल मीडियम है इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि मीडियम होता है इसमें, जिसके थ्रू अपने पास क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। ये था अपने पास कंडक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल ज़्यादा गर्म होंगे, ठीक है, तो ये इसको वाइब्रेट करेंगे धीरे धीरे, तो ये फिर धीरे धीरे यहाँ पे हीट फ्लो हो जाएगी। बस यहाँ पे यही था। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो समझ लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कोई जैसे कि अपने पास सपोज करो एक रॉड है ना, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है। यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पे जो T1 है इज ग्रेटर देन T2। T1 इज ग्रेटर देन T2। यहाँ पे लेंथ इसकी L है, और यहाँ से इसका जो एरिया है वो क्या है, A है। ये आपको बात समझनी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हीट करता हूँ, है ना, यहाँ से इसको मैं हीट करता हूँ, तो इसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे हीट क्या होगा, फ्लो होगा। और कुछ टाइम बाद इसका जो हीट फ्लो रेट है ना, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पहले इनिशियल में बढ़ रही है यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे पूरी आ जाएगी, तो फिर हीट फ्लो जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पे जो dq बाय, है ना, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, dq बाय dt है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। dq बाय dt क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और जो dq बाय dt ये कांस्टेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं, है ना। जहाँ पे dq बाय dt कांस्टेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। और यहाँ पे एक और टर्म्स है, ठीक है, जो आता है अपने पास dt बाय dx, dt बाय dx, जिसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये अपने पास है टेम्परेचर ग्रेडियंट। यानी कोई भी जो अगर क्वांटिटी अपन लेंथ के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, वोल्टेज ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ अपन टर्म्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये भी जो हो जाता है वो हो जाता है कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट में ये भी कांस्टेंट होता है। तो ये आपको ये एक बात याद रखनी है, ठीक है, कि ये भी कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे जो dq बाय dt है, हीट फ्लो रेट है, वो भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट एट अ स्टेडी स्टेट। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं एट अ स्टेडी स्टेट। तो ये अपन ने देखा कि यहाँ पे dq बाय dt ये है और ये। तो यहाँ से अपन को देखने को ये मिला इन्होंने कि जो अपने पास dq बाय dt है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ग्रेडियंट की। ठीक है, dx।
और दूसरा जो dq/dt है वो प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के, है ना। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, इसके भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज़्यादा एरिया होगा वहाँ पे हीट फ्लो रेट ज़्यादा होगा, और जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट ये क्या है, यूनिट लेंथ 1 मीटर लेंथ पे जो टेम्परेचर चेंज होता है ये है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखूँ मैं कि मान लो ये लेंथ ये, तो यहाँ पे 1 मीटर में जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, जो फ्लो रेट है जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा टेम्परेचर उतना हीट फ्लो रेट ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ से तो इन दोनों का जो कंबाइन लिखते हैं अपन, है ना, यहाँ पे दोनों का जो कंबाइन लिखते हैं dq/dt प्रोपोर्शनल टू एरिया dt/dx, है ना, ये निकल के आता है। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो अपने पास ये निकल के आता है, दैट इज k dt/dx, ये निकल के आता है। और इस फ्लो रेट, हीट फ्लो रेट को अपन बोलते हैं थर्मल करंट, है ना, इसको अपन बोलते हैं थर्मल करंट, थर्मल करंट बोलते हैं इसको, ITH, इसको थर्मल करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर है। आप इस करंट को अपन वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, देखो मैं बताता हूँ कि जैसे अपन ने वहाँ पे 12th में पढ़ा था, ठीक है, 12th में आता है एक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे करंट का जो कंसेप्ट होता है, जैसे कि मान लो ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, यहाँ पे V1 ज़्यादा है V2 से, ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है I, और I अपन कैसे लिखते हैं, डेल्टा V/R, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे सिमिलर यही केस है कि यहाँ पे भी ये थर्मल करंट है, ठीक है, यहाँ पे भी टेम्परेचर में डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा था करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट था, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रही है हीट, और इसको अपन बोलते हैं थर्मल करंट बोलते हैं। तो ये जो अपने पास है थर्मल करंट, है ना, यहाँ पे पेन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जो अपने पास थर्मल करंट होता है ना, ITH, वो होता है अपने पास डेल्टा T, जैसे कि सिमिलर, और यहाँ पे आ जाएगा RTH, थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो RTH है इसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये अपने पास निकल के आता है, ये थर्मल करंट। और यहाँ पे और चीज़ें मैं बताऊँ आपको, जो यहाँ पे RTH निकल के आया है वो क्या है बताओ, ये अपने पास है लेंथ, जितनी भी जैसे रॉड की लेंथ है, मान लो कि ये अपने पास है, ये लेंथ L है, यानी कि यहाँ पे डेल्टा X कितना है, ये L है, और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो A है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो यहाँ पे जो अपने पास हो जाता है दैट इज K × A, ये होता है। और यहाँ पे जो K है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, तो ये अपने पास है कंडक्टिविटी। जैसे अपन वहाँ पे लिखते थे, क्या लिखते थे, वहाँ यहाँ पे जो अपन R लिखते थे दैट इज ρL/A, है ना, वहाँ पे रेजिस्टिविटी था, तो यहाँ पे जस्ट इसका इनवर्स रेसिप्रोकल है, वो है कंडक्टिविटी K। तो यहाँ पे अपने पास RTH का ये फॉर्मूला निकल के आता है। और सिमिलर केस जैसे वहाँ पे अपन सीरीज पैरेलल के देखते थे, तो यहाँ पे भी सीरीज और पैरेलल के केस देखें, है ना, अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपन लिखेंगे जो R इक्विवेलेंट आएगा वो लिखने आएगा R1 + R2, ऐसे बहुत सारे। और जो पैरेलल है, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके लिए निकल के आएगा दैट इज R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2, है ना, ये फॉर्मूले निकल के आते हैं। मैं दोनों ही लिए, यहाँ पे दो ही सिर्फ ले रहा हूँ, रॉड यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकती है ना, तो यहाँ पे सब RTH ये इसके लिए, और इसके लिए पैरेलल के लिए अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलर ये किस में वैलिड होता है, अपन RTH में, जैसे कि यहाँ पे ये देखा अपन ने, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूले निकल के आते हैं। ये किस पे देख रहे हैं अपन, स्टेडी स्टेट पे देख रहे हैं, हीट फ्लो रेट है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से अपने पास एक कांस्टेंट आता है दैट इज के द कोफिशिएंट ऑफ, बताओ ये कोफिशिएंट किसका है, कंडक्टिविटी का। यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मल करंट बोलते हैं। और सिमिलर इससे अगर कंपेयर करें तो अपने पास जो थर्मल करंट हो जाता है वो होता है डेल्टा T/RTH। RTH इज अ थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होती है L/K/A, है ना, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी और सीरीज पैरेलल की ये आ जाएगा, है ना। अब देखो दोनों के लिए एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि अपने पास दो रोड है ना, दो रोड है, और ये दो रोड पैरेलल में, दो सीरीज में है तो पैरेलल में, इसका जो एरिया है वो A है, दोनों का सेम ही है,
और लेंथ L है, ये भी लेंथ L है। ध्यान से देखना, इसका मुझे RTS निकालना है। दोनों की कंडक्टिविटी K ही है, मान लेते हैं K1 है और K2 है, सिंपल है ना। R इक्विवेलेंट निकालना है, यहाँ पे K इक्विवेलेंट निकालना है। एक तो R इक्विवेलेंट तो अपन निकाल ही सकते हैं, K इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका K इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बताओ। और इसका भी मुझे क्या निकालना है, K इक्विवेलेंट, यानी कि इसका K1 दिया है, इसका K1 दिया है, इसका K2 दिया है। एरिया दोनों का सेम है, इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है, लेंथ L ही है दोनों की। और इसका भी मुझे क्या निकालना है, K इक्विवेलेंट। तो ध्यान से देखो दोनों का K इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। देखो अपन जानते हैं कि सीरीज में तो इसका जो R इक्विवेलेंट होता है दैट इज R1 प्लस R2। और R को कैसे लिखते हैं बताओ। ये तो अपने पास L इक्विवेलेंट हो जाएगा अपॉन K इक्विवेलेंट और एरिया इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 हो जाएगा L1 अपॉन A1 K1 प्लस L2 अपॉन A2 K2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से L1 इक्विवेलेंट कितना हो गया, लास्ट की L1 प्लस L2 हो गया अपॉन K इक्विवेलेंट। और एरिया इक्विवेलेंट कितना है दोनों का, A ही है। ठीक है, और यहाँ से कितना बनेगा बताओ। ये हो जाएगा अपने पास L दोनों का सेम है, तो L अपॉन A K1 प्लस L अपॉन A K2। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो अपन कैंसिल कर सकते हैं, है ना। क्या कॉमन आ रहा है बताओ एक बार। तो ये अपने पास देखो यहाँ से तो ये सेम है वैसे, है ना। यहाँ पे मैं 12 लिख सकता हूँ, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कैंसिल हो रहा है वो एक बार काट लेते हैं। ये से ये कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो अपने पास K निकल के आया इक्विवेलेंट दैट इज ये हो जाएगा K1 K2 और 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 ये निकल के आता है अपने पास आंसर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, K इक्विवेलेंट इसके लिए जब L1 L2 सेम दिया हो। अब इसके केस में कितना आ जाएगा बताओ, फटाफट बताओ। इसके केस में अपने पास आ जाएगा, देखो इसका जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है अपना 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है क्या। तो R1 अपने पास क्या हो जाएगा, इसका R इक्विवेलेंट ध्यान से बताओ, इसका हो जाएगा K इक्विवेलेंट एरिया इक्विवेलेंट अपन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ L2। तो यहाँ पे लेंथ तो सेम है ना, लेंथ दोनों की सेम है। तो यहाँ पे अपन कैंसिल कर देते हैं, L से L कैंसिल हो जाएगा, इक्विवेलेंट भी लेंथ L ही है। यहाँ पे बस एरिया 2 है, तो एरिया से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास 2A आ जाएगा। ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि आ जाएगा अपने पास K1 प्लस K2 बाय 2। तो सिंपल है, मैंने दोनों के लिए आपको बता दिया। पैरेलल और सीरीज के लिए K इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं वो मैंने बता दिया। बस यहाँ पे मैंने कंडीशन ली कि L1 L2 सेम है, एरिया सेम है। अगर अलग लगे तो बस आपको फॉर्मूले ये यहाँ पे सॉल्व करना है ना। तो ये थे अपने पास ये। तो देखो यहाँ पे एट ए स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ अपने पास ये कांस्टेंट होता है, हीट करंट बोलते हैं इसको, और जूल पर सेकंड होती है IQ से। और ये अपने पास आता है कि A/T डेल्टा T अपन डेल्टा X, है ना। वही लिखा बनने कि जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है ना, वो क्या किसकी थी, थर्मल कंडक्टिविटी है। और इसकी जो यूनिट होती है जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, यानी कि यहाँ पे वाट भी अपन कह सकते हैं, जूल पर सेकंड को अपन वाट भी कहते हैं ना। तो वाट पर मीटर ये आपको याद रखना है ना, इसके ऐसे यूनिट एक नंबर के पूछते हैं तो आपको ये याद रखना है कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे वही लिखा, तो यानी कि सिंपल सा यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें मैंने लिखवा दी है ना, सारी चीज़ें सीरीज के लिए ये हो जाएगा अपने पास प्लस, और ये आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहाँ पे एक सवाल है, सवाल करते हैं कि क्या बोला कि रॉड इज प्लेस बिटवीन टू हीट सिंक हैविंग टेम्परेचर 100 डिग्री और 0 डिग्री, एक 100 पे एक 0 पे है। इट्स थर्मल कंडक्टिविटी के अपन डिफाइन द RTH। और ये तो अपन जानते हैं कि L एक ही है, तो RTH तो अपने पास हो जाएगा, वो हो जाएगा L अपॉन K इंटू A, ये दिया है क्या। तो बस यहाँ से सारी चीज़ें वैल्यू दी है, पुट कर देना, तो अपने पास आ जाएगा। और थर्मल करंट क्या आ जाएगा, थर्मल करंट ये हो जाएगा जो अपने पास ITH है वो डेल्टा T अपन RTH यहाँ से आ जाएगा, डेल्टा T अपन को पता है 100 माइनस 0 100 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा, दैट इज ये दोनों, है ना। आगे बढ़े क्या, चलो अब ये अच्छा सवाल है, इसको ग्राफ प्लॉट करना है कि रॉड इज जिसका K लेंथ और दिया है अपन को, और सिंक ये दिया है, तो अपन को टेम्परेचर और पोजीशन का ग्राफ बताना है ना, इस टेम्परेचर का और इस पोजीशन के बीच में। तो मुझे पता है कि इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, ठीक है। यहाँ से मैं x डिस्टेंस पर, है ना, एक टेम्परेचर देख रहा हूँ दैट इज T जनरल, और उसकी और x के बीच में मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। यही तो मुझे बनाना है ग्राफ।
तो ध्यान से देखना, क्या देखोगे ध्यान से कि यहाँ पे x डिस्टेंस पर टेम्परेचर ये है और यहाँ पे ये जो ओपन को दिया है ये स्टेडी करंट है, यानी कि dq/dt क्या है, कांस्टेंट है ना। और यहाँ पे जो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इसके लिए देखता हूँ फिर इसके लिए देखता हूँ, दोनों के लिए सेम ही होगा, है ना। तो इसके लिए हो जाएगा अपने पास कौन ज़्यादा होगा, T2 ज़्यादा होगा, तो T2 अपॉन टी अपॉन कितनी लेंथ है, x, है ना। और ये हो जाएगा अपने पास T2 माइनस T1 अपॉन लेंथ कितनी दी है, L दी है। सही लिखा है क्या मैंने, बताओ। तो बस यहाँ से आपको क्या लिखना है, ये अपने पास हो जाएगा, सही लिखा मैंने। तो यहाँ से टेम्परेचर भी आ जाएगा और अपन इसको करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा अपने पास, एक सॉरी ये जाएगा, मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, इस तरफ लेके जाता हूँ, तो ये अपने पास हो जाएगा T2 माइनस टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा टी, है ना। मैं डेल्टा टी अपन एल ही कर देता हूँ और ये हो जाएगा x। तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ना। तो ये अपने पास आ गया t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टी अपॉन एल इंटू एक्स प्लस T2, ये इक्वेशन निकल के आई, है ना। और यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन टी भी निकाल सकते हैं, आई जो हो जाएगा अपने पास TH, वो क्या हो जाता है डेल्टा टी अपॉन RTH, RTH के लिए यहाँ पे पुट कर दो, RTH के लिए क्या आ जाएगी L अपॉन A, यानी कि यहाँ पे ये नीचे आ जाएंगे, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन L इंटू के, ठीक है। तो इसको नीचे भेज दूंगा तो अपने पास जो डेल्टा टी बाय एल की वैल्यू आती है ITH अपॉन AK, तो यहाँ पे वो भी आप पुट कर सकते हैं ना। तो एक तो अपने पास इक्वेशन ये आई, तो ये अपने पास निकल के आती है, दैट इज माइनस ITH अपॉन AK x प्लस T2, ये अपने पास दोनों इक्वेशन निकल के आती है ना, ये अपने पास दोनों इक्वेशन निकल के आई। एक तो ये TH के फॉर्म में भी आ गई और ITH के फॉर्म में भी आ गई, दोनों इक्वेशन है, तो अपन ये ले लेते हैं ना। और ध्यान से देखो इसका जो स्लोप आ रहा है ये पूरा पॉजिटिव है, स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब, और यहाँ पे x की पावर 1 के प्रोपोर्शनल, यानी कि लीनियर बनेगा ग्राफ। तो इनिशियल में कितना होगा, इनिशियल में जब x की वैल्यू 0 होगी तब T2 के इक्वल है, और फाइनल कितना होगा यहाँ पे, जब अपने पास x की वैल्यू L हो जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू L हो जाएगी, तो L से L TH यहाँ पे करोगे तो लास्ट में T1 पे आ जाओगे, है ना, यहाँ पे T1 पे। तो यानी कि यहाँ पे जो L लेंथ है ना, x इज इक्वल टू L लेंथ पे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, सिंपल सा लीनियर, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एकदम ऐसे लीनियर बनेगा। और इसकी जो स्लोप है यहाँ पे जो थीटा है ना, तो यहाँ पे जो टेन थीटा है ओपन को दिया है माइनस ITH अपॉन AK, ये दिया है ना स्लोप इसकी, ये दी है। तो अगर मुझे यहाँ पे अल्फ़ा लिखना है ना, यहाँ पे अगर मुझे अल्फ़ा लिखना है, ये थीटा मैंने लिख दिया, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं फाई मान लेता हूँ, फाई, ये जो एंगल बन रहा है अंदर की तरफ वो फाई बन रहा है। तो यहाँ से मैं फाई क्या बन जाएगा, देखो ये फाई बन जाएगा, यहाँ पे जो फाई है वो कितना है 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ से टेन फाई बनेगा, यानी कि 10, सही लिखा मैंने, सॉरी यहाँ पे एक बार, जो अपने पास थीटा है, थीटा वो क्या है 180 माइनस फाई है। तो यहाँ से मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करता हूँ ना, तो 180 माइनस फाई इज इक्वल टू माइनस ITH अपॉन AK। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, माइनस 10 फाई आती है ना। तो वो अपने पास निकल के आता है, दैट इज माइनस ITH अपॉन AK। यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो 10 फाई निकल गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो 10 फाई निकल के आया है वो पॉजिटिव आया है ITH अपॉन AK, ये यानी कि यहाँ पे जितना के ज़्यादा है ना, यहाँ से अपन को ये पता चला है कि जो 10 फाई है वो 1 अपॉन K के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, दो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे इसका जो स्लोप आता है और जितना ज़्यादा स्लोप उसका K उतना ही कम होगा, बस ये इसका ग्राफ बन गया, आगे बढ़े गया। चलो अब आते हैं अपने पास दो, है ना, सीरीज में दिया गया है और इसकी अपन को क्या निकालनी है, ये तो सिंपल है। सीरीज के लिए मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया, तो R इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट और करंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट तो आ जाएगा अपने पास, सिंपल है, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, तो R इक्विवेलेंट आ गया, ध्यान से देखना, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा,
R1 प्लस R2, है ना। तो वो तो सिंपल है, आर इक्विवेलेंट तो आ जाएगा अपने पास L1 अपॉन K1 A1 प्लस L2 अपॉन K2 A2, जो भी है यहाँ से आ जाएगा। के इक्विवेलेंट आपको पता ही है, यहाँ से के इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। IT जो हमें करंट है ना, आई थर्मल, वो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आ जाएगा अपने पास, बताओ क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट। तो ये भी आ जाएगा, ये तो कर सकते हो। आपको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है। एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पूछते हैं यहाँ पे, इस जंक्शन का टेम्परेचर, इस जंक्शन का टेम्परेचर पूछते हैं। एक तो ये पूछते हैं और इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, T2 से T तक जाना है और यहाँ से ये जाना है। तो यहाँ से जैसे जंक्शन का तो वैसे मैंने बता दिया कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अपने पास डायरेक्ट इक्वेशन ये यूज करनी है कि आपको पता है कि यहाँ पे स्टेडी करंट है ना। यहाँ पे करंट जो जा रहा है ITS, यहाँ पे भी वही जा रहा होगा ITS, दोनों में सेम है, ठीक है। तो दोनों में सेम है तो मैं लिख दूंगा, देखो ये लिख देंगे अपन ऐसे कि ITS 1 के लिए इक्वल टू ITS सेकेंड के लिए, दोनों सेम है। इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू टेम्परेचर चेंज 2 के लिए अपॉन R2। टेम्परेचर इसमें क्या सिखा जा रहा है, देखो हाई से लो जा रहा है, तो T2 माइनस T जंक्शन का अपॉन R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जंक्शन से जा रहा है तो T जंक्शन माइनस T1 अपॉन R2। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करके सॉल्व कर लेना है ना। R भी आप R1 निकाल दोगे, डेटा दिया ही है। यहाँ पे R2 भी निकाल दोगे, डेटा अपन को दिया ही है ना। तो यहाँ से ये निकाल सकते हो। और अपन को क्या बोला है कि यहाँ पे जो 2 है, K2 है, वो K1 से ज़्यादा है। तो अपन को ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे समझो, इसका मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये अपन X और T के बीच में ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। और अपन ये भी जानते हैं कि इनिशियल जो टेम्परेचर इसका कितना है, दैट इज़ T2 है। और कहीं ना कहीं ये जंक्शन का टेम्परेचर भी आएगा। और फाइनल कितना हो जाएगा, यहाँ पे T1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। और वो कितनी लेंथ पे हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा अपने पास L1 प्लस L2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी L1 प्लस L2 पे ग्राफ हो जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्राफ T जंक्शन का भी आएगा। और वो कितने पे हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू L1 पे, L2 पे सॉरी, है ना। L2 दिया है अपन को, कोई बात नहीं, L2 दिया तो L2 ले लेते। ये अब ये ग्राफ देखना है कि ग्राफ अपन को ये भी पता है कि लीनियर बनेगा। अब लीनियर कैसा बनेगा वो अपन को देखना है। तो ध्यान से देखना कि इसकी स्लोप तो अपन को पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो सिमिलरली ऐसे आ जाएगी, ये आ जाएगी। और अपन को यहाँ पे डेटा भी दिया है कि दैट इज K2 वो ज़्यादा है K1 से। तो अंदर के जो ग्राफ बनेंगे, है ना, अंदर के। अब देखो एक तो यहाँ पे गड़बड़ी ये हो सकती है कि अगर मैं सीधा सीधा बढ़ाऊँ इसको, तो अगर एक ही रॉड जिसका K1 और K2 सेम होता तो ये सीधा ग्राफ बन जाता। लेकिन अब क्या होगा कि या तो ये इस तरफ खिसक सकता है, यानी कि अंदर वाला जो एंगल है वो बढ़ सकता है। ये मान लेता हूँ मैं φ2 है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बनेगा वो φ1 बनेगा। अब मुझे ये देखना है कि φ1 ज़्यादा होगा कि φ2। तो अपन जानते हैं कि जो tan फाई था अभी जस्ट पढ़ा था वो 1/k है। तो K2 ज़्यादा है K1 से, तो φ2 कम हो जाएगा φ1 से। यानी कि जो यहाँ पे φ2 बनेगा इसका एंगल वो कम होगा φ1 से। यानी कि जो अब इसका एंगल बनेगा, इस जो लाइन का आगे वाली का, उसका जो अंदर वाला स्लोप होगा, है ना, यहाँ से वो ज़्यादा होगा। और ज़्यादा कब हो सकता है बताओ, ज़्यादा कब बनेगा, जब ये कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा, है ना। जैसे मैंने ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं बनाया, बट आप समझ लेना, ऐसे बनेगा, है ना यहाँ पे। और ये जो φ1 है वो ऐसे बन जाएगा। तो बस यहाँ पे एक्चुअली मैंने इससे मैच नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, है ना। ये x है और यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास x की वैल्यू L1 प्लस L2, है ना। तो ये हो जाएगा, बस इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यानी कि स्लोप थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी इनसाइड से, ना, कहने का मतलब ये। तो ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है, आपको ये याद रखना है। ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे ग्राफ बनता है इसका, मैंने आपको बता दी। आगे बढ़े क्या, चलो। अब ये आपके लिए होमवर्क है सवाल। ये क्या बोला है, हाँ 2000 अप्रैल का ये अपन को दिया है। 2 प्लेट थर्मल कंडक्टिविटी दी है दोनों की, और दे हैव सेम सरफेस एरिया एंड सेम थिकनेस। यानी कि इसका L और एरिया क्या दिया है, सेम दिया है ना। दे आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट अलॉन्ग द सर्फेसिस, देन द टेम्परेचर आउटर सरफेस ऑफ A एंड B केप्ट ऑन 100। ये कौन दिया है, टेम्परेचर ऑफ द सब कॉन्टैक्ट स्टडीज, है ना। यानी कहने का मतलब वही है,
यहाँ पे जो कांटेक्ट का ये 100 दिया है, ये तो आप सॉल्व कर देना, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम दी है। और ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी सिमिलर ऐसा ही है, कर लेना है ना, ईजी सवाल है। अब आते हैं अपन पर फ्रीजिंग, ये अच्छा सा कंसेप्ट है, कैसे करना है इसको वो बता देते हैं। चलो यहाँ पे जैसे क्या होता है, बहुत सारी जगह पे जो एटमॉस्फेरिक का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत नेगेटिव में होता है ना, जल से इस जो यहाँ पे वाटर होता है उसके कंपेरिजन में जो एटमॉस्फेरिक का जो टेम्परेचर है वो बहुत लेस होता है। तो क्या होता है कि हीट जो यहाँ की है वाटर की, वो कहाँ पे जाएगी, एटमॉस्फेरिक में, है ना। जैसे यहाँ मान लो कि -T0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है यहाँ पे, तो हीट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी। जब हीट यहाँ से आ जाएगी तो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो वो आइस को अपन को बताना है कि कितनी विड्थ बढ़ती है, कितने टाइम में बढ़ती है ना। अगर मुझे h हाइट की विड्थ बढ़ानी है आइस की, तो इसमें कितना टाइम लगेगा वो अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे कि पहले इनिशियली T इजिकल टू 0 पे आप ध्यान से देखो, वाटर था यहाँ पे, ये दिख रहा है कि आपको कलर, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाटर था, है ना, इनिशियल ऐसे वाटर था, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ना, सराउंडिंग जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है अपने पास -T0 डिग्री, है ना, T0 डिग्री सेल्सियस है, और ये अपने पास है 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मान लो इनिशियल में, ठीक है। अब फाइनली, ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आइस बनी होगी। मैं एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे बहुत सारा बड़ा एरिया होगा, बस एक छोटा सा मैं यहाँ पे एरिया लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक्स लेंथ पे यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे है -T डिग्री सेल्सियस, है ना, T0 डिग्री, ऊपर इतना है, ये है। यहाँ पे हीट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी, हीट यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो होगी, तो यहाँ पे बर्फ़ बनती जाएगी, और ये बर्फ़ जैसे मान लो कि यहाँ पे अपने पास जो आइस बनी वो इतनी बनी, कैसे बना दिया, अरे भैया बता दो यार। चलो थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब सही है, ये अपने पास जो एक्स विड्थ की यहाँ पे बन गई, ये जो बनी अपने पास ये बन गई मान लो dx लेंथ, और इसका जो एरिया है वो ये दिया है। तो अपन जानते हैं कि जो हीट फ्लो रेट है ना, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे -T डिग्री सेल्सियस है, और जो हीट फ्लो रेट है वो अपन जानते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/1, देखो तो जो यहाँ पे dq/dt आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, वो हो जाएगा k एरिया A और ΔT अपॉन ΔX। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ΔT, ठीक है, इनिशियल में कितना था 0 -T0, यानी कि T0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ, तो ये अपने पास हो जाएगा दैट इज k A 0 माइनस T0 अपॉन कितनी लेंथ पे जा रहा है, x लेंथ पे जा रहा है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, k A T0 अपॉन x। ये क्या आ गया अपने पास बताओ, ये हीट फ्लो रेट आ गई। ये अपन ने सिंपल लिख दिया हीट फ्लो रेट, यानी कि करंट लिख दिया अपने, थर्मल ये लिख दिया। अब जो यहाँ पे हीट है, ये जो हीट है यहाँ से निकल रही है, तो वो किस में जा रही है, ये स्टेट चेंज हो रही है ना, वाटर से क्या बन रही है, आइस बन रही है। तो यहाँ पे जो dq लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, छोटा सा मास बना होगा और LF, ये अपन ने फॉर्मूला लिखा था जब स्टेट चेंज होती है तभी ये। तो यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज dm/LF, और ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू KA T0/x। और dm क्या हो जाएगा बताओ, इस छोटे से इस आइस का मास कितना हो जाएगा बताओ, इस छोटे से आइस का मास कितना हो जाएगा वो बताओ मुझे, बताओ अरे बताओ कोई यार, कितना मास हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास, जिसका मैं अगर dm लिखूं तो वो हो जाएगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास A × dx वॉल्यूम, और इसकी डेंसिटी आइस की, ये हो जाएगा इसका मास। तो यहाँ पे इसके dm की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ A dx इंटू, ये वॉल्यूम हो गया और ये अपने पास आइस का dm आ गया। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ, दैट इज़ dx रो आइस अपॉन dt इज इक्वल टू k A T0/x, है ना।
सही लिखा है क्या? तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रही है वो सारी एक बार चीज़ें कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से ए से एरिया से एरिया गया। अब dt को इस तरफ लेके जाता हूँ, बाकी को इस तरफ लेके आता हूँ, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे पेज ऐड करते हैं क्या? चलो ऐड कर देते हैं पेज, और ये क्या हो जाएगा अपने ध्यान से देखना। अपने पास क्या बचा? dx अपॉन dt इंटू रो आई इज इक्वल टू के ए टी नॉट बाय एक्स। सही लिखा है मैंने? सॉरी, ये तो गया ना, ये तो अपने पास गया, अपने पास टी नॉट आ जाएगा, है ना। सही लिखा। तो यहाँ से ये अपने पास जो dt आ रहा है इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, बाकी को इस तरफ भेजता हूँ, तो अपने पास ये आ जाएगा रो आइस अपॉन के टी नॉट, ठीक है। और ये अपने पास हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब यहाँ से अपन को 0 से t टाइम तक देखना है, और यहाँ से लेंथ कितनी थी? 0 से h डेप्थ तक देखना है ना। सही लिखा है मैंने। तो यहाँ से हो जाएगा टाइम जो निकल के आता है अपने पास आइस ऑन के नॉट टी, और ये आ जाता है h²/2, ठीक है ना। ये निकल के आता है h²/2। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ पता चली कि जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल टू h² के, है ना। यानी कि मुझे अगर h की वैल्यू 2 कर देता हूँ तो टाइम कितना लगेगा? 4 टाइम्स लग जाएगा। तो यहाँ से यही अपने पास आंसर निकल के आता है ना। तो यहाँ पे अपन जो यहाँ पे क्वेश्चन था इसका आंसर h डेप्थ में मुझे जो टाइम आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू h² के है। समझ में आई क्या बात? तो यही है अपने पास फ्रीजिंग, ठीक है। और इसका बहुत ही एडवांटेज भी है, क्योंकि क्या होता है, ध्यान से देखो, धीरे धीरे क्या होती है, हीट ऊपर जाती है लेकिन थिकनेस बढ़ जाती है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। यानी क्या है, टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज कम हो जाता है तो हीट यहाँ पे फ्लो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यानी कि वाटर है पूरा, उसके ऊपर क्या है? आइस है, नीचे क्या है? जितने भी अपने पास जो भी इसमें पानी में रहने वाले जीव जंतु है उनको सेफ भी फील होता है ना, उनके लिए सेफ है। अगर पूरी बर्फ जम जाती है वहाँ पे तो यहाँ पे ये जो जीव जंतु है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। लेकिन ये नेचर की एक एडवांटेज है, ठीक है। नेचर ने बनाए ऐसे है कि यहाँ पे फिर हीट जाना फ्लो बंद कर देती है ना कुछ टाइम बाद। तो ये अपने पास एडवांटेज भी है जीव जंतुओं के लिए जो पानी में रहते हैं। तो आगे बढ़े क्या? चलो, ये अपने सारे डेरिवेशन देख लिए, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल है ना। चलो अब आते हैं अपने पास, ये था कन्वेक्शन का जो यहाँ पे समाप्त करते हैं, सॉरी कंडक्शन का था, समाप्त करते हैं। अब आते हैं कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन सिंपल है, क्या लिखा है कि इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच आइदर, ठीक है, आइदर सोर्स और आइदर रिसीवर, या तो मूव करता है सोर्स या रिसीवर करता है ना। तो दोनों में से एक मूव करते हैं ना। इस दो टाइप के होते हैं, एक तो फ्री नेचुरल, एक फोर्स, ठीक है। एक तो नेचुरल होते हैं, ठीक है, जैसे कि अपने पास सिंपल है, वाटर वाला एग्जांपल दिया था। और फोर्स में जैसे कि अपन ये वाटर वाला फोर्स में अपन गर्म हवा ज़बरदस्ती इसको प्रवाह करा रहे हैं ना, फ्लो करा रहे हैं। तो ये इसमें पास फोर्स कन्वेक्शन था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये। अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ रेडिएशन, ठीक है। ये आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेडिएशन। इसमें कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल है वो समझ लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़े। तो अपने पास सन है, एनर्जी सोर्स सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ से रेडिएट कर रही है और यहाँ पे कोई बीच में मीडियम नहीं, फिर भी यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू क्या आ रही है? यहाँ पे बताओ, हीट आ रही है ना। तो ये अपने पास रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल। आगे बढ़ा गया। चलो, तो रेडिएशन वही लिखा है कि इट इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, नाइदर सोर्स मूव नाइदर रिसीवर एंड मीडियम आल्सो नॉट इन्वॉल्व इन दैट हीट प्रोपोगेशन। यानी कहने का मतलब इसमें मीडियम की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें ना तो रिसीवर कोई मूव करता है ना सोर्स मूव करता है। तो यहाँ पे इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी अपने पास ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। ये आपको याद रखनी है। जैसे मैं हूँ, मैं भी अपनी रेडिएशन क्या कर रहा हूँ? इमिट कर रहा हूँ। हर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेडिएशन इमिट कर रहा है ना। आगे जाके अपन ये भी देखेंगे कि हर ऑब्जेक्ट क्या करता है? एब्जॉर्ब भी करता है। यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। और रेडिएशन इट इज रेडिएट पर सेकेंड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन एरिया से सरफेस एरिया। ऑब्वियस सी बात है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जैसे सन है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है ना, रेडिएट कर रहा है। और टेम्परेचर भी जितना ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा उतना ज़्यादा करेगा। मोर द सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर बॉडी मोर एनर्जी रेडिएट एंड वाइस वर्सा, है ना। बात एक ही है कि जितना सरफेस और टेम्परेचर एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, वो जो रेडिएट है वो ज़्यादा करेगा ना। ये अपने पास है। अब ध्यान से देखो, ये अपने पास एक टेबल है, समझो यहाँ पे क्या बताया गया है। देखो कि बॉडी आल्सो एब्जॉर्ब सम ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सराउंडिंग इन द एडिशन टू रेडिएट एनर्जी। यानी कि वो रेडिएट तो कर रहा है, उसके अलावा वो एब्जॉर्ब भी करता है।
आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, एक तो रेडिएट कर रहा है और एब्जॉर्ब भी करता है। तो यहाँ पे बात ये है कि देखो एक बॉडी है कोई भी, ठीक है, यहाँ पे ये रेडिएट भी कर रहा है और ये क्या कर रहा है, एमोर भी कर रहा है ना, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, रेडिएट भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे जो रेडिएट करने वाली एनर्जी है वो इससे ज़्यादा हो जाए, है ना, जो रेट ऑफ रेडिएशन है वो एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा हो जाए, तो मुझे बताओ क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। यानी कि जो रेडिएट कर रही है, यानी कि अपना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू बढ़ाने से, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और अगर इफ़ द रेट ऑफ रेडिएशन, है ना, रेट ऑफ रेडिएशन इस कम है ना, और एब्जॉर्प्शन से, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, एकदम नाम ही नहीं बोलना आ रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के कम है तो अपने पास इंक्रीज हो जाएगा। और अगर दोनों का रेट इक्वल है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो टेम्परेचर क्या आएगा, मोस्ट ऑफ कौन, जैसे अपन बॉडी है, अपनी बॉडी है, मोस्ट ऑफ जैसे कि जितना अपन रेडिएट करते हैं उतना एब्जॉर्व करते रहते हैं, तो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है लगभग सेम ही रहता है ना, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट का बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपन ब्लैक बॉडी पे। ब्लैक बॉडी का एक ही सिंपल मतलब है कि वो 100% क्या करता है, एब्जॉर्व ही करता है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी इज वन दैट ऑब्जॉर्व ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, जब भी इसके ऊपर रेडिएट फॉलिंग कराई जाती है वो सबकी सब क्या कर देता है, ऑब्जर्व कर देता है ये अपने पास परफेक्ट एब्जर्वर होता है। सन इज ऑलमोस्ट अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। सन इज ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि बॉडी ब्लैक है ना, कलर ब्लैक है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक बॉडी का मतलब है कि जितनी भी एब्जॉर्व करती है, ठीक है, पूरी 100% एब्जॉर्व करती है, बस ये बात है। आगे बढ़े, जैसे कि सन है, सन सिर्फ रेडिएट ही नहीं करता, वो एब्जॉर्ब भी अच्छा करता है ना, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे अपन पॉइंट, ये एब्जॉर्ब भी अच्छा करता है, रेडिएशन के साथ साथ एब्जॉर्ब भी अच्छा करता है, तो यानी गुड एब्जॉर्ब भी है और गुड इमिटर भी है, यानी कि ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के अपन मान सकते हैं ना तो यहाँ पे लिखा गया है कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर, गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज कांस्टेंट, इट मीन दैट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और इमिशन सेम है, ये तो जानते हैं। हेंस यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एब्जॉर्ब और इमिशन की रेट सेम है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, और अपन जानते हैं कि इसका जो टेम्परेचर सन का वो कांस्टेंट है, यानी कि जितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कहने का मतलब जितना हीट निकाल रहा है उतना उतना एब्जॉर्ब भी तो कर रहा होगा, तभी तो इस सन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि गुड एब्जॉर्बर आर आल्सो गुड इमिटर एंड पुअर एब्जॉर्बर आर पुअर इमिटर। इसका मतलब सिंपल है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ब्लैक बॉडी का वैसे होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है ना, अगर कांस्टेंट है तो वो जितना इमिट करेगा उतना उतना एब्जॉर्ब भी करेगा, ये बात है। तो यानी कि जितना अच्छा एब्जॉर्वर है उतना गुड इमिटर भी होगा, बस यही सारी जो सन परफेक्ट एग्जांपल है इसका। बैरीज ने एक ब्लैक बॉडी बनाई थी जिसमें ये रेडिएट करी थी, ठीक है ना, ये यहाँ पे रेडिएट की थी, यहाँ पे अंदर के अंदर ही यहाँ पे सर्कुलेट हो गई रेज, है ना, तो एक था सिंपल। अब आते हैं अपने पास इमिसिव पावर, क्या होती है इमिसिव पावर, वो समझते हैं। देखो ध्यान से कि एक बॉडी है अपने पास, ये निकाल रहा है हीट, है ना, रिलीज कर रहा है, रिलीज, ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, सही से लिख देते हैं डी क्यू, रिलीज, ये क्या कर रहा है, डी क्यू को रिलीज कर रहा है, अपने पास एक हीट है। और इमिसिव पावर, इसको जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, पीई से। तो ये जो पीई होता है वो होता है डी क्यू अपॉन यूनिट, है ना, यूनिट टाइम यूनिट एरिया में, इसको अपन बोलते हैं इमिसिव पावर, सिंपल है। यानी कि यूनिट टाइम में यूनिट एरिया, यूनिट टाइम यूनिट एरिया में जो एनर्जी रेडिएट करता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसकी ये होती है, इसको इमिसिव पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाय द बॉडी इज कॉल्ड इमिसिव पावर, है ना, वही लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको यूनिट याद रखनी है इसकी आगे बढ़े क्या, चलो। अब आता है अपने पास स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ ये बोलता है, ध्यान से देखो, कि इन्होंने ये बोला जो इमिसिव पावर है पीई वो टेम्परेचर के 4 के प्रोपोर्शनल है। क्या है, टेम्परेचर के 4 के प्रोपोर्शनल, यानी पावर के 4 के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अपने पास एक कॉफिशिएंट निकल के आता है दैट इज सिग्मा टी की पावर 4, और इस सिग्मा को बोलते हैं अपन स्टीफन कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 5.6 × 10⁻⁸, है ना। यहाँ पे क्या है, जो सिग्मा होता है 5.67 × 10⁻⁸, ये आता है ना। और यहाँ पे इसका याद रखने का तरीका क्या है, 5, 6, 7, 8, है ना। यूनिट याद रखनी है वाट मीटर पर केल्विन की पावर 4, है ना।
ये आपको सारी चीज़ें याद है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, केल्विन लेना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना है ना। तो यहाँ पे ये था अपने पास स्टीफन्स लॉ, इन्होंने ये बोला था कि 4th पावर के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है ना, पी इक्वल है ना, तो यहाँ सिग्मा आता है, ये अपन ने लिख दिया। आगे बढ़ेगा, ये था किसके लिए था, ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी अगर नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे एक टर्म्स आता है दैट इज ई, है ना, यहाँ पे अपने पास पी, यहाँ पे एक टर्म्स आता है ई सिग्मा टी की पावर 4, और यहाँ पे ई इसको बोलते हैं इमिसिटिविटी, है ना, इमिसिटिविटी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है फॉर नॉन बॉडी, और ब्लैक बॉडी के लिए अपने पास ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े क्या, चलो, तो ये तो अपने पास थोड़ा अभी कुछ टाइम के लिए अपने पास ये थ्योरी चलेगी, बस आपको समझना है। ये वैसे रेडिएशन वाला पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ही है, तो आपको अच्छे से समझना है इसमें क्या क्या है। अब आता है अपने पास इमिसिव स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। इसमें क्या बोला गया है कि अ बॉडी रेडिएट मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेडिएट कर रहे हैं वो प्रत्येक, जब जैसे देखो सिंपल है, एक अपने पास बॉडी है, यहाँ पे रेडिएट कर रहा है ना, एनर्जी जैसा सन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर रहा है, यहाँ पे फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो इस फोटोन हर प्रकार की वेवलेंथ के फोटोन यहाँ पे इमिट हो रहे हैं, है ना, और इनका ग्राफ भी आगे देखा गया, अपन बनाऊंगा मैं भी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है, यहाँ से फोटोन निकल रहे हैं, उनके फोटोन हर प्रकार की वेवलेंथ के हैं, है ना, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो इमिसिव पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है ना, यहाँ पे वो ही है। तो ग्राफ यहाँ पे अपन बना देते हैं, इसका जो ग्राफ आता है, ठीक है, ये लैम्बडा वैसे अपन बनाते हैं इमिसिव पावर की, है ना, तो यहाँ पे इसका ग्राफ एकदम कैसा आता है, कंटिन्यूअस आता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक लैम्बडा मैक्सिमम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे होती है पावर मैक्सिमम होती है ना, ठीक है। इस लैम्बडा के वाले जो फोटोन है उसकी जो इमिसिव पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन्होंने ये ग्राफ देखा था और कंटिन्यूअस ग्राफ आता है, यानी कि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एनर्जी रेडिएट में ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, और इसको अपन डिस्प्लेसमेंट पता नहीं ऐसा ग्राफ भी बोलते हैं। तो यहाँ से अपने पास एक लॉ निकल के आता है दैट इज़ विंग्स लॉ, और यहाँ पे जो विंग्स लॉ में जो लैम्बडा मैक्सिमम था और टेम्परेचर, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से इन दोनों का कांस्टेंट होता है और वो किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है, जिसको अपन विंग्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.88 इंटू 10 की पावर -3 होता है ना, -3 होता है। ये आपको याद रखना है, मीटर केल्विन, क्योंकि यहाँ पे मीटर है वेवलेंथ की और ये केल्विन का। क्या ये आपको बात समझ आई क्या, ठीक है। तो ये अपने पास था लैम्बडा मैक्सिमम का। तो ये विंग्स लॉ यहीं से आता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, है ना, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वाला कर्व है वो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है अपने पास एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कुछ और नहीं, मैं समझा देता हूँ, देखो ध्यान से, कि अपने पास एक बॉडी है ना, एक बॉडी है, और वो क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है, एनर्जी निकाल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, इंसिडेंट कर देता ना, मैं यहाँ पे ई क्यू क्या आ रही, इंसिडेंट, दैट इज क्यू आई, ठीक है। उसमें से कुछ पार्ट क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है, क्यू एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। कुछ पार्ट क्या कर दिया इसने, रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसको क्यू आर बोलेंगे, और कुछ पार्ट अपने ट्रांसमिट कर दिया, है ना, कुछ पार्ट इसने ट्रांसमिट कर दिया, मैं यहाँ पे क्यू टी लिख रहा हूँ। जो इंसिडेंट की थी एनर्जी, एब्जॉर्व की या निकाल रहा है या जो भी कर रहा है, यानी कि अपन ने एक, जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्व करता है, और एब्जॉर्व में यानी कि इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो जो कुछ पार्ट एब्जॉर्व किया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट किया, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट किया। तो यहाँ पे जो क्यू आई है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं, जो क्यू इंसिडेंट है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, एब्जॉर्व प्लस रेडिएट प्लस क्यू टी के। तो यहाँ से इसको क्यू से डिवाइड करता हूँ, है ना, क्यू आई से, तो हो जाएगा क्यू ए बाय क्यू आई प्लस क्यू आर बाय क्यू आई प्लस क्यू टी बाय क्यू आई, है ना ये। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है इसको अपन बोलते हैं, ए, एब्सॉर्प्टिव पावर, है ना, इसको ए बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टिव पावर, ठीक है, आर, और इसको ट्रांसमिट पावर बोलते हैं ना, टी। तो यहाँ से जो अपने पास ए प्लस आर प्लस टी की वैल्यू आती है 1 निकल के आती है ना, इसको बोलते हैं अपन
एब्जॉर्प्टिव पावर, और इसकी वैल्यू होती है दैट इज क्यू एब्जॉर्ब अपॉन क्यू इंसिडेंट, यानी कि जितनी इंसिडेंट की उसका कितना एब्जॉर्ब परसेंट, यानी कितना फ्रैक्शनल पार्ट इसने एब्जॉर्ब किया, उसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, है ना, एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ये था अपने पास एब्जॉर्प्टिव पावर, और यहाँ पे वही लिखा गया है इंसिडेंट जितना भी किया है और एब्जॉर्ब कितना किया वही है ना, फ्रैक्शनल इंसिडेंट एनर्जी, ये सारी चीज़ें वही लिखी है। ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि जितनी ब्लैक बॉडी क्या करती है 100% एब्जॉर्ब कर लेती है, 100% एब्जॉर्ब करेगी तो यहाँ पे रेडिएट ना करेगी, रेडिएशन की जीरो हो जाएगी और ट्रांसमिट की जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे पूरा पूरा 1 हो जाएगा की वैल्यू। नॉन बॉडी के लिए इसकी वैल्यू इससे कम होती है, अपन भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक किरचॉफ लॉ था, वो क्या है बोल रहा है कि यहाँ पे सिंपल है कि जो पीई यानी कि इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर, इन दोनों का जो रेशियो किसी बॉडी के लिए वो ब्लैक बॉडी के लिए इसकी इमिसिव पावर के इक्वल होता है ना। तो सिंपल है, आपको यहाँ से एक ही बात याद रखनी है कि जो यहाँ पे किसी भी बॉडी के लिए, ठीक है, किसी भी बॉडी के लिए यहाँ पे मैं इनका जो किसी भी बॉडी के लिए जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ से अपन को ये पता चला कि जो पीई है इमिसिव पावर वो एक ही प्रोपोर्शनल है। समझ में आया क्या, ये बॉडी का जो भी है वो एक ही प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एब्जॉर्बर होगा, है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्जॉर्प्टिव पावर, है ना, कि जितना ज़्यादा बॉडी एब्जॉर्व होगी उतनी की उतनी क्या होगी, इमिटर, यानी कि इमिटिव होगी। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा वो एब्जॉर्वर है उतना उतना क्या इमिटर भी है। तो वही यहाँ पे अपन आगे इसको अपन मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि गुड एब्जॉर्वर आर गुड इमिटर, वही लिखा है, गुड एब्जॉर्वर आर आल्सो गुड इमिटर एंड पुअर एब्जॉर्वर आर आल्सो पुअर इमिटर। तो बस वही है, यहाँ पे इन्होंने किरचॉफ लॉ से प्रूव कर दिया कि गुड एब्जॉर्वर आर गुड इमिटर, है ना। तो ये वो लिखा गया है, और यहाँ पे वो किसके इक्वल, यानी कि अपन को भी बता, अगर ये यहाँ पे इसके लिए 1 होता है ना, तो 1 करोगे तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये अपन को दिया है कि जैसे कि देखो बॉडी कोई होती है वो एब्जॉर्ब भी तो करती है, सराउंडिंग है, ठीक है, सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो है T0, है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, तो वो भी तो इमिट कर रहा होगा, सराउंडिंग भी तो, और एब्जॉर्ब कौन कर रहा होगा बताओ, ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा ये, और ये कितना कर रहा होगा, इमिसिव पावर T0 की पावर 4, और ये इमिट कितना कर रहा होगा बताओ, ये इमिट कितना कर रहा होगा, ये सिग्मा T की पावर 4। तो अगर एक्चुअल में देखें, जैसे कि अपने पास सिंपल एग्जांपल समझे कि अपने पास 100 रुपये आ रहे हैं 200 जा रहे हैं, 100 रुपये आ रहे हैं 200 जा रहे हैं, तो अपने पास एक्चुअल में कितने बच रहे हैं, यानी अपने पास रेट कितनी है, तो कितनी है वो 100 की है, 200 माइनस 100 कहूँगा तो 100 की आ रही है। और ऐसे मान लो कि अगर अपने पास जितने आ रहे हैं इतने जा रहे हैं तो 0 की हो गई, है ना, और अगर 0 आ रहे हैं और अगर यहाँ पे 200 जा रहे हैं तो कितनी 200 की रेट हो गई। तो वही बात है, यहाँ पे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो उस एक्चुअल जो रेट कितनी हो जाएगी वो नेट वो कितनी हो जाएगी, इसमें से ये घटा देंगे, जैसे 200 में से 100 घटाया, जैसे जो जा रहे हैं उसमें से आ रहे हैं उसको घटा दिया, तो अपने पास निकल के फॉर्मूला यही आता है। समझ में आया क्या ये फॉर्मूला कैसे आता है, इट्स सराउंडिंग टेम्परेचर इज T0 द नेट पावर रेडिएट पर यूनिट पर एरिया, जो भी अपन को दिया है वो अपने पास ये निकल के आता है। क्या ये आपको बात समझ आई, यानी कि इमिसिव पावर ये अपन को पूछिए। चलो ये तो था अपने पास बेसिक। अब आते हैं अपन पास सवालों पे, है ना। अब सवाल करते हैं, क्या बोला है कि द विंग्स डिस्प्लेसमेंट कर्व फॉर ब्लैक बॉडी अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज गिवन, व्हाट द हैपन द स्लोप ऑफ कर्व इज टेम्परेचर इज इंक्रीज। अच्छा, यानी कि शेप अपन को बताना है कि शेप कैसा हो जाएगा अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ। तो ध्यान से देखो, वैसे आगे इसमें बताया गया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले अपने पास ये था इनिशियल में, है ना, यहाँ पे T0 नहीं होगा, लैम्बडा मैक्सिमम होगा, ठीक है, और ये अपने पास PE मैक्सिमम होगी, यही लिखा मैंने। तो ये अपने पास था एट अ टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट और टी टेम्परेचर, अपन को एट टी टेम्परेचर पे ये अपन को दिया है ना, PE मैक्सिमम है, ये अपन को दिया है। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से अपन को ये पता है विंग्स लॉ क्या बोला था कि जो लैम्बडा मैक्सिमम है उनका प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपने पास ये पता चला कि जो लैम्बडा मैक्सिमम है वो 1/T के प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो लैम्बडा मैक्सिमम है वो डिक्रीज होगा, यानी कि ये तो पता चल गया कि जो उसका लैम्बडा यानी कि पीक वैल्यू है वो इस तरफ खिसक जाएगी। ये आपको समझ आई। अब दूसरा ये है कि ये बढ़ेगी कि घटेगी, पीक वैल्यू बढ़ेगी इस तरफ या घटेगी इस पी मैक्सिमम से जो इनिशियल में अपन को दिया है। तो अपन जानते हैं कि जो PE है ना, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि जो PE है वो प्रोपोर्शनल T की पावर 4 है,
तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इमिसिव पावर भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इमिसिव पावर भी इंक्रीज होगी, लैम्बडा भी नहीं होगा। तो यानी कि इमिसिव पावर यानी कि जो पीक वैल्यू है वो ऊपर जाएगी और लैम्बडा इस तरह जाएगी। तो अब की बार जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो ग्राफ ऐसे बन जाएगा ना। यहाँ पे मैं तो देखो यहाँ पे जो लैम्बडा, ठीक है, मैक्सिमम, यहाँ पे इसका अगर लैम्बडा देखना चाहूँ तो लैम्बडा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं मान लो यहाँ पे टेम्परेचर पूछा गया आपका ना, यहाँ पे जो T2 टेम्परेचर है और यहाँ पे जो अपन को दिया है टेम्परेचर दैट इज T1 है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है ना ये अपन को T3 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर रिलेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अपने पास हो जाएगा टेम्परेचर T1 T2 ग्रेटर देन T3, ये आपको याद रखना है ना। और जो इमिसिव पावर है वो किसकी ज़्यादा होगी बताओ, वो अपन को देखते ही पता चल रहा है 3 की, फिर PE अपने पास हो जाएगा 2 की, और PE अपने पास हो जाएगा 1 की। और लैम्बडा अपन को पता है कि 3 का वही है, पीछे आ रहा है, मतलब 3 का कम है, फिर 2 का है, फिर 1 का है। बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वो आगे दिया गया है ग्राफ, देखो स्पेक्ट्रल, ये इमिसिव पावर वाला ये ग्राफ रहा। जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे अपना जो ग्राफ है वो इस तरफ फ्लो हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, चलो ये था अपने पास ग्राफ है ना, इस तरफ अपने पास शिफ्ट हो जाएगा। चलो अब ये जेई एडवांस का सवाल है, करते हैं इसको सॉल्व अच्छे से। क्या बोला गया है कि टू द पावर रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी इज पी, है ना, रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ लैम्बडा नॉट। जब अपने पास लैम्बडा नॉट था तब अपने पास पावर क्या था, पी था। चलो ठीक है, तो अपन एक तो ये जानते हैं कि लैम्बडा नॉट टेम्परेचर T नॉट था और अपने पास पावर P नॉट थी इनिशियल में। तो लैम्बडा नॉट इंटू टेम्परेचर T, ठीक है, और वो अपने पास होता है कांस्टेंट, ये अपन को पता है। और जो अपने पास PE है ना, P नॉट मान लो क्या, चलो PE दिया है अपन को, PE नहीं मानना, PE दिया है। तो यहाँ से जो PE होगा वो हो जाएगा अपने पास सिग्मा T नॉट की पावर 4, ये अपन को डेटा दिया है अभी, ठीक है। और क्या बोला, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ब्लैक बॉडी नाउ चेंज सो दैट रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ 3। अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा जब अपने पास लैम्बडा ही हो गया, तो अपन को पता है ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से अब की बार जो आ जाएगा वो हो जाएगा 3/4 लैम्बडा नॉट, और T डैश हो जाएगा वो आ जाएगा कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल है, इसकी तो इक्वल है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा यानी कि 3 λ/4 नॉट इंटू T डैश इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट और T नॉट। तो यहाँ से अपने पास T नॉट T डैश निकल के आया, वो कितना निकल के आया, लैम्बडा से लैम्बडा नॉट गया, ये जाएगा 4 T नॉट/3। एक तो ये आ गया है ना, ये आ गया मैक्सिमम। तो पावर रेडिएटेड बाय इस बिकम एन पी टाइप। अब पावर कितनी हो जाएगी वो अपन को देखना है। तो सिंपल है, अब की बार पावर क्या लगा दूंगा मैं फॉर्मूला, अब की बार जो पावर आ जाएगी दैट इज P डैश, वो हो जाएगी अपने पास सिग्मा T डैश की पावर 4। तो यहाँ से सिग्मा T डैश 4/3 T नॉट की पावर 4। तो यहाँ से आप देखोगे ध्यान से तो अपने पास निकल के आएगा 460/31 इंटू सिग्मा T की पावर 4। और आपको पता है कि क्या है, P ही है ना, P इनिशियल का है। तो ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया 256/81 P, और ये अपने पास P डैश आया। और देखो ध्यान से ये n के इक्वल है, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। एडवांस का सवाल था, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के गए तो ये फोगट के नंबर है, इवन एडवांस में भी इसके पैटर्न फिक्स होते हैं एक्स, ठीक है। तो वो भी आपको सिंपल सवाल देते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। तो चलो ये अपने पास आंसर निकाला, ये अपने पास, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। ये अच्छी कैटेगरी में आप रख सकते हो, बहुत ही अच्छा सवाल है। अपन को बोला है कि एक सन है जिसकी रेडियस आर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक अर्थ है जिसकी r0 रेडियस है, ठीक है। और ये कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है पर सेकंड बाय अर्थ, है ना, वो अपन को निकालना है। अब कितना रहा है, मुझे लगता है ये थोड़ा ही रहा है ना, हीटिंग कूलिंग वाला लास्ट में रहा है। तो ध्यान से देखो, इसको अपन इस तरफ कर देते हैं। ये अपने पास सन है, ये अपने पास क्या कर रहा है, रेडिएट निकाल रहा है। और ध्यान से देखो जो यहाँ पे डेल्टा क्यू निकाल रहा है, डेल्टा टी डेल्टा ए, वो कितनी निकाल रहा है, वो अपन को पता है सिग्मा टी की पावर 4। और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना दिया अपन को, T नॉट मान लेता है ना, इसका टेम्परेचर T नॉट है, दिया है ना अपन को, इसका जो टेम्परेचर दिया है T नॉट। तो यहाँ से
इसका जो टेम्परेचर दिया है टी नॉट, ये अपन को पता है। ब्लैक बॉडी है तो इसके लिए इमिसिविटी 1 है। तो यहाँ से अपने पास पर यूनिट, क्योंकि अपन को रिसीव निकालना है तो इसका भी कितनी पर यूनिट निकालना है, वही इसकी पर यूनिट टाइम पे अपन रिसीव करेगा। तो यहाँ से जो डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी है ना पर यूनिट, वो हो जाएगा सिग्मा टी नॉट की पावर 4 और डेल्टा ए मतलब एरिया कितना हो जाएगा इसका, ये इसका जो एरिया हो जाएगा दैट इज 4 पाई आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर क्यों आएगा, आर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया। और ये क्या है बताओ, ये अपने पास रिलीज कर रहा है ना एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम बाय द सन इन स्पेस, है ना। ये अपन को पता चल गया कि ये एनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है, ठीक है, और वो कितनी निकल रहा है, अपने पास ये निकल के आई पर यूनिट टाइम। अब ध्यान से देखो, ये जो एनर्जी निकल रही है ये ऐसे तो नहीं कि सिर्फ अर्थ की तरफ ही आ रही होगी, पूरी स्पेस में जा रही होगी, हर तरफ जा रही होगी, है कि नहीं, ये बताओ मुझे। हर तरफ यहाँ पे जा रही होगी, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। और आगे मैं यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर पर एक देखो तो एक बड़ा सा क्या बन रहा होगा, स्फीयर बन रहा होगा, तो वहाँ से जा रही होगी। तो यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सन है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्फीयर बनेगा, ठीक है, आर डिस्टेंस पर एक स्फीयर है, ठीक है। और जो यहाँ से एनर्जी जा रही थी, कितनी जा रही थी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी दैट इज सिग्मा टी नॉट की पावर 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो आ रही थी एनर्जी रिलीज हो रही थी, ये कितने से एरिया से जाएगी बताओ, ये कितने एरिया से जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर से, है ना। सरफेस एरिया होगा ना यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से सन से जो आर डिस्टेंस जहाँ पे अर्थ अपन ने रखी है उसका एक स्फीयर बन रहा होगा, वहाँ से ही तो निकल रही होगी ये सारी एनर्जी। यानी कि अपन को ये पता चल रहा है कि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया, है ना। इसका जो एरिया हो जाएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर। उसमें से जो हीट निकल रही है, जो सन रेडिएट कर रहा है, वो कितनी निकल रहा है, ये अपन को निकल रहा है टी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये निकल रहा है। तो 1 ये अपने पास मीटर स्क्वायर है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर। ये इतने मीटर स्क्वायर पे अपने पास हीट रिलीज कितनी कर रहा है, ये कर रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी करेगा बताओ, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कर देगा ये क्या, ये बात आपको समझ में आई। यानी कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेता हूँ इस स्फीयर का, है ना, इस स्फीयर का एक छोटा सा एरिया लेता हूँ मैं, ये वाला, ये है 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर से जो हीट रिलीज हो रही है ना, फ्रॉम, मैं लिख देता हूँ हीट रिलीज, यहाँ पे एनर्जी लिख देता है ना, एनर्जी रिलीज बाय द सन इन स्पेस, यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट एरिया स्पेस इजिकल टू कितनी आ रही है अपने पास, वो आ रही है सिग्मा टी की नॉट की पावर 4, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल भी हो रहा है, ये सी टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितने आ जाएगा अपने पास, ये जाएगा सिग्मा टी नॉट की पावर 4 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये अपने पास आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। और इसको अपन एक नाम नया टर्म्स भी देते हैं नाम, ठीक है। ये अपने पास आ रही है, इसको अपन सोलर कांस्टेंट भी बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब एक तो राइटिंग थोड़ी सी सही लिख देते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन सोलर कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो एक्चुअल में आर डिस्टेंस पर एनर्जी रेडिएट हो रही है सन के द्वारा। तो यहाँ पे ये अपने पास आ गई एनर्जी, और ये कितनी आई 1 यूनिट एरिया पे, यानी कि जो यहाँ पे स्फीयर बन रहा है उसके 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर पे जो अपने पास एनर्जी सन निकाल रहा है, वहाँ से फ्लो हो रही है, वो कितनी जा रही है, यहाँ पे अपने पास ये लिख दी सिग्मा टी की पावर 4 आर स्क्वायर पर आर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, जो ये अर्थ है, ये अर्थ है अपने पास, है ना। अर्थ का जो यहाँ पे इस स्फीयर के ऊपर एक क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा, जो क्या बनेगा, एकदम स्फेरिकल, है ना। यहाँ पे जो अर्थ का बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्फेरिकल। और इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, पाई आर नॉट का स्क्वायर, यही तो होगा पाई आर नॉट का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे अर्थ है, रेडिएट आ रही है, तो इसका जो स्फेरिकल यानी कि शेडो पार्ट है, वो एरिया यहाँ पे क्या बन रहा है, पाई आर स्क्वायर, स्फेयर सॉरी सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 1 यूनिट पे इतना आ रहा है ना, 1 यूनिट पे
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मीटर स्क्वायर पे जो एनर्जी रेडिएट है वो कितनी है, सिग्मा टी नॉट की पावर 4 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एरिया यानी कि पाई आर नॉट स्क्वायर पे कितनी हो जाएगी अपने पास, जो कि डी क्यू बाय डी टी, फ्लो रेट भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और वो हो जाएगी सिग्मा टी नॉट की पावर 4 आर स्क्वायर इंटू पाई आर नॉट का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे पाई आर नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अपने पास ये निकल के आती है एनर्जी, ठीक है। तो जो सन रिसीव कर रही है बेसिकली कितनी कर रही है, अपने पास यही निकल के आ रही है। आंसर आ गया समझ में? तो अच्छा सवाल था, है ना। तो ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़े, चलो। अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अपन को पता है जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर लो, तो वहाँ पे जो हीट लॉस हो रही है वो क्या हो रहा है, कूल हो रहा है सॉरी, हीट क्या हो रही है, लॉस। जैसे कि ये अपना चाय, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर टी नॉट है, कुछ भी है, यहाँ पे टेम्परेचर टी है इनिशियल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट जा रही है बाहर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। जो अपने पास कॉफ़ी जो भी है, टी है, वो क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। तो इसको अपन तो इन्होंने देखो मैं समझा देता हूँ कि इनिशियली टी इजिकल टू टी नॉट, है ना, टाइम टी इजिकल टू टी नॉट पे अपन देख रहे हैं कि अपने पास जो कप है ना, सिंपल है, कप है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो टी नॉट था सराउंडिंग का, है ना। ये अपने पास है सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है। यहाँ का जो टेम्परेचर था वो अपन T1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अपन, T1 मान लेते हैं, सही माना। कुछ टाइम बाद एट टाइम टी, एट टाइम टी पे देख रहे हैं, तो ध्यान से देखना, एट अ टाइम टी पे अपने पास जिसका टेम्परेचर हो जाएगा टी, यहाँ पे ये अपने पास टी नॉट ही है, ये अपन को समझाए। अब आफ्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, अब वापस एट टाइम टी प्लस डी टी, अब छोटे से टाइम डी टी बाद, है ना। अब देखते हैं, तो अब जो अपने पास टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी प्लस डी टी। यहाँ पे ऑब्वियसली जो यहाँ पे प्लस मैंने लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डी टी है वो नेगेटिव है, यहाँ पे जो डी टी है वो क्या है, नेगेटिव है, बस ये आपको याद रखना है। तो अपने पास टेम्परेचर टी हो गया, ये टी नॉट। तो ध्यान से देखो कि डी टी टाइम में जो टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर इन डी टी टाइम इजिकल टू डी टी, है ना, इजिकल टू कितना हो गया, डी टी। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज हो गया, वो हो जाएगा अपने पास डी टी अपॉन डी टी, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज, और यहाँ पे ये अपने पास नेगेटिव आएगा, है ना, ये चेंज हो रहा है नेगेटिव। मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ये। तो 1 सेकेंड में जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है दैट इज माइनस डी टी अपॉन टी। तो इन्होंने ये बोला न्यूटन ने कि यहाँ पे जो माइनस डी टी अपॉन टी है वो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर विथ सराउंडिंग। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर था अपने माना सा टी नॉट, उसके चेंज और किसी टाइम पर अगर मुझे देखूँ, है ना, टी के, तो वो इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है ना, ये अपन को बोला था। तो यहाँ से अपने पास एक कांस्टेंट निकल के आता है ना, डी टी माइनस ओके निकल के आता है, ठीक है ये। तो ये अपने पास बोला था न्यूटन्स का कूलिंग का लॉ। क्या ये आपको बात समझ आ गई क्या, ठीक है। और यहाँ पे जो ये के है ना, प्रूव करोगे तो आप के की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4 पाई सिग्मा, सॉरी 4 सिग्मा एरिया टी नॉट की पावर 3 अपॉन मास इंटू स्पेसिफिक हीट। ये आपको याद रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसको भूल जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। जो के होता है उसके लिए ये होती है, और यहाँ से देखोगे आप जो के है वो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एम के है, ठीक है ना, एरिया के भी है और एम के भी है, तो ये आपको याद रखना है। और प्रोपोर्शनल एरिया, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसका आगे अपन एक सवाल करेंगे एडवांस का, तब आपको पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है ना, जहाँ पे मेरे को सिग्मा पता है, ठीक है, विंग्स कांस्टेंट, और सॉरी स्टीफन कांस्टेंट, एरिया है, एरिया जो भी यहाँ से अपन रेडिएट कर रहे हैं, टेम्परेचर निकल रहा है, जैसे यहाँ पे ये एरिया था ना कप का, ठीक है, इसका जो एरिया ए है वो वाला एरिया है, और यहाँ पे टेम्परेचर किसका है, सराउंडिंग का है,
मास है जितना भी जो अपन ने टी ली वगैरह है ना, ऑब्जेक्ट जो भी है उसका मास है, और ये एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है ना, ये अपन ने पढ़ रखे हैं। तो ये उन्होंने बोला था कूलिंग लॉ था न्यूटन्स का। अब ध्यान से देखो इनका कूलिंग लॉ ऐसे आता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अपने पास डी टी अपॉन टी इज आया के टी नॉट, तो यहाँ से अपने पास इसको इस तरफ भेज देता हूँ, तो अपने पास डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इजिकल टू माइनस के डी टी। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दोनों इंटीग्रेशन कर देता हूँ। टेम्परेचर पहले इनिशियल में T1 था, फाइनल कितना होगा T2, टाइम 0 से T तक है ना, 0 से T तक देखना मुझे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ फटाफट, ये आ जाएगा अपने पास ln T माइनस टी नॉट और T2 अपॉन T1 इजिकल टू माइनस के इंटू टी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये अपने पास ln क्या बन रहा है, T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट, सही लिखा है मैंने? ऐसे मैंने डायरेक्ट लिखा है माइनस के टी। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट इजिकल टू e की पावर माइनस के टी। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो अपने पास एक निकल के आता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बार सॉल्व करके, T2 माइनस टी नॉट इजिकल टू T1 e की पावर माइनस के टी माइनस टी नॉट e की पावर माइनस के टी। तो टी नॉट को इस तरह भेज देते हैं और जो कॉमन आ रहा है वो लिख देते हैं। तो ये अपने पास आ जाता है T2 की वैल्यू दैट इज़ क्या आ जाता है, टी नॉट, सही लिखा है क्या, टी नॉट प्लस T1 माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये निकल के आता है। ठीक है, तो जब ज़ीरो रखोगे आप, ज़ीरो रखोगे तो अपने पास T1 आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे एक बार देखो ध्यान से, एट मैं यही लिख देता हूँ, एट T इजिकल टू 0 पे जो टेम्परेचर आ रहा है T2 की वैल्यू वो T1 आ रही है, और एट इन्फिनिटी टाइम पे जो T2 की वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, टी नॉट के इक्वल। देखो ध्यान से ये अपने पास आ रहा है, तो ये अपने पास फंक्शन निकल के आया है, कितना निकल के आया है, देखो ध्यान से, टी नॉट प्लस T1 माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस, तो जो T2 निकल के आ रहा है दैट इज़ टी नॉट प्लस T1 माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये एक्चुअल में ये 100% एक्यूरेट फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है वो 100% एक्यूरेट है ना। और ये वैलिड कब है, ये जो फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ दिया था ये वैलिड कब है, वैलिड व्हेन जो डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर है, वो कम होना चाहिए इससे, सराउंडिंग से, ये वैलिड है ना, ये आपको याद रखना है। जो न्यूटन्स ने कूलिंग का लॉ दिया था वो कब वैलिड था, जब अपने पास चेंज इन टेम्परेचर है ना, यानी कि जो अपन टेम्परेचर लिख रहे थे बॉडी का सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, उसका सराउंडिंग से जो आ रहा चेंज है वो कम आना चाहिए, तो ये अपने पास निकल के आता है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे T1 माइनस T2 सारी चीज़ें ये। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है ना, वो ऐसे बनता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। तो पहले इनिशियल में क्या था, T1 था, फिर यहाँ पे क्या हो गया, टी नॉट के इक्वल हो गया है ना, किसी टाइम पर टी हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल में T1 था, फिर धीरे 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 क्या हो गया, इन्फिनिटी पर टाइम बाद टी नॉट हो गया, यानी कि उस कप का जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे सराउंडिंग के इक्वल हो गया है ना। अब वो इक्विलिब्रियम में आ गया, बात समझ आएगी क्या, वो इक्विलिब्रियम में आ गया। चलो, तो इसका एक और भी अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है ना, वो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला ये है, मैं बता देता हूँ। इन्होंने ये बता था, अपन को पता है कि जो डी टी होता है वो के टी माइनस टी नॉट होता है। तो इन्होंने डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेट फार्मूला बताया, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है कि T2 माइनस T1 अपॉन टाइम T इजिकल टू के, और ये तो अपन लिखेंगे सिंपल, तो यहाँ पे एवरेज लिखना पड़ेगा T2 का माइनस टी नॉट, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये जेईई मेंस के ऊपर कहीं बार सवाल आए हुए हैं है ना, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। बस ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है ना, ये अपने पास है अप्रॉक्सीमेट फार्मूला, अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है, अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है। और जो अपन ने निकाला है ना प्रूव करके यहाँ से है ना, वो 100% एक्यूरेट था। ये आपको मेन चीज़ याद रखनी। आगे बढ़े क्या, चलो, तो ये अपने पास हो गया दोनों। तो यहाँ पे लिखना आपको एवरेज लिखना है ना, ये अपन ने एवरेज लिखा और यहाँ पे चेंज दे देंगे। तो चलो सवाल करते हैं। सवाल क्या बोलता है कि बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस है ना इन 5 मिनट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस। अपन को टी नॉट की वैल्यू दी है
20 डिग्री सेल्सियस। द टाइम टेकन इट्स टेक टू कूल फ्रॉम 60 टू 40, बताओ कितना टाइम होगा। तो पहले तो अपन को पता है कि 80 टू 60 यानी कि फाइनल कितना है 60 माइनस 80 माइनस आगे था टाइम कितना 5 मिनट, यानी सेकंड में चेंज कर तो ये हो गया। ठीक है, एवरेज कितना आ जाएगा बाय 2 माइनस 20। तो यहाँ से अपने पास एक के भी है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से। अब यहाँ से आपको के निकालना नहीं है, बस ऐसे रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या सॉल्व करना शुरू कर देते के की वैल्यू निकालते, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। अब फिर जो सेकंड बोला है कि 42 यानी 40 माइनस 60 अपॉन कितनी टाइम जो अपन को निकालना है, और के 40 प्लस 60 बाय 2 माइनस 20 इक्वेशन नंबर, इन दोनों क्या कर देना, डिवाइड कर देना। सॉल्व करोगे तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, सिंपल था। आगे बढ़े क्या, सॉल्व करोगे तो अपने पास 500 क्या आ जाएगी सेकेंड। तो ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ऐसा कैसा सिंपल सवाल है, आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल कर देना, अच्छा सवाल है। ठीक है, ये जेईई एडवांस का सवाल है, इसको करते सवाल, अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मोस्ट ऑफ जो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था वो मैं तो उसके ऊपर फोकस कराने के लिए मैंने ये सवाल रखा गया है। अच्छा सवाल है कि क्या बोला है कि स्फेरिकल बॉडी है, ब्लैक बॉडी है ना, यहाँ पे आगे ऐसे कर देंगे। अपने पास एक स्फेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस कितनी है आर है ना, और ये क्या कर रही है, आर टेक्स 10 सेकेंड टू कूल 0 टू ये, यानी कि अपन को कितना है 100 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस आने में कितना टाइम लेता है, दैट इज T1 10 सेकेंड, ये दिया अपन को। और अनदर बॉडी जिसका रेडियस 2 टाइम्स है ना, 2r है, और ये इतने के इतने यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस आने में इसको टाइम T2 कितना लगेगा, ये अपन को पूछा गया है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका क्या आंसर दे दिया, 10 सेकेंड ही लगेगा, सेम लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज सेम दिया है, टाइम सेम दिया है, के की वैल्यू सेम मान ली और सॉल्व कर दिया तो आंसर सेम आएगा। तो देखो गड़बड़ी कहाँ हो रही है वो मैं समझा दे रहा हूँ कि अपन ने फॉर्मूला शॉर्टकट पढ़ लिया था, दैट इज अपन को पता है माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस T0 है ना, ये होता है, सिंपल है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन को पहली कंडीशन क्या बोला है 80 टू 100 है ना, फाइनल ये हो जाएगा अपने पास, और ये अपने पास देता है 10 सेकेंड दिए, और यहाँ पे के तो ये हो जाएगा 80 प्लस 100 बाय 2 माइनस T0 ही मान लेते हैं ना, सराउंडिंग का दिया T0। तो बच्चों ने क्या किया यहाँ पे कि के की वैल्यू, इसकी पहले इक्वेशन तो लिख दी होगी, सेकेंड इक्वेशन ऐसे ही लिख दी इन्होंने 80 माइनस, मैं यहाँ पे पेन चेंज करके लिख देता हूँ 80 माइनस 100 अपॉन टी जो अपन को निकालना है ना, टी निकालना है तो वो के 80 प्लस 2 माइनस T0 है ना। ये अब दोनों इक्वेशन आप ध्यान से देखोगे, अगर सॉल्व करोगे कैंसिल करोगे तो अपने पास टी की वैल्यू 10 ही आ जाएगी। लेकिन देखने की बात यहाँ पे ये है कि आपको मैंने जो के बताया था वो क्या बताया था, 4 सिग्मा एरिया T0 की पावर 3 है ना, T0 की पावर 3 अपॉन मास इंटू स्पेसिफिक हीट, दोनों सेम है, आइडेंटिकल है ना। आइडेंटिकल मतलब इसका जो स्पेसिफिक हीट वो सेम दी हुई है। तो यहाँ से आप एरिया देखोगे तो एरिया हो जाएगा, देखो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। तो अपन को पता चला कि जो अपने पास K1 है, जो K है वो प्रोपोर्शनल एरिया अपॉन मास K है। तो एरिया क्या होता है इसका स्क्वायर का 4 पाई r स्क्वायर है ना, और मास क्या होता है डेंस वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब और डेंसिटी रो। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो यहाँ से अपने पास कैंसिल होके यहाँ पे जो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये तो सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है, और अपन को ये पता चला कि जो K है वो 1/r के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये बात आपको मैंने याद रखनी थी कि जो रेडियस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है K की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे K भी अब चेंज हो जाएगा है ना, K1 था यहाँ पे K1 है तो यहाँ पे K2 बन जाएगा। और अगर K1 और K2 का मैं रेशियो देखूँ है ना, तो यहाँ से K1 K2 अपॉन K1 का रेशियो देखो तो R1 अपॉन R2 आ जाएगा, यानी R1 तो R दिया था और ये 2R आ जाएगा। तो यहाँ से जो K2 आ रहा है वो अपने पास आ रहा है K1/2, यानी कि K2 की वैल्यू आ रही है K1/2। अब यहाँ पे K2 की वैल्यू आप पुट करोगे दैट इज K1/2, फिर आप रेशियो लोगे तो अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं इस सवाल के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें K का भी मेन इंपॉर्टेंस रहती है, जो कि आपको इस सवाल ने औकात दिखा दी है ना, इस सवाल ने आपको औकात इसमें
दिखा दी बस। तो ऐसे सवाल आए तो हो सकता है मेंस में आपको ये दिख जाए, है ना। ये हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं मेंस में ये दिख जाए, तो आपको ये बात याद रखनी है ना। तो अपना जो ये चैप्टर है वो यहीं समाप्त करते हैं। ये आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कंसेप्ट बताए एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना थोड़ा सा गला खराब है तो नोट्स बना के फिर वो आपको मैं बताता रहा हूँ कि टेस्ट देते रहना, इसके PYQ कर लेना एक बार, है ना, अच्छे से। जो जनवरी वाले हैं वो तो बिल्कुल कर देना। और अब बहुत नज़दीक आ रहा है आपका एग्ज़ाम, तो आपको एकदम सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है। डिप्रेस होना नहीं है कि मेरे ये हो नहीं रहा है, ऐसे आपको नहीं करना है। बस आपको सिंपली एकदम फोकस होके एक जो माइंड को शांत करके अच्छे से पढ़ते रहना है ना। तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ये चैप्टर जितनी भी सीरीज बची हुई है, बाकी की जो अपने पास ये वैसे 11th का जो पार्ट है वो मोस्ट ऑफ 90% खत्म हो गया है। अपने पास जो लास्ट चैप्टर है एक रहा अपने पास फ्लूइड और एक यूनिट एंड डायमेंशन रहा है, 11th का पोर्शन वो ही रहा है। और ये हीट भी अपन ने कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा 12th, है ना। 12th स्टार्ट करने के बाद वो भी अपन 15-20 दिन में कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल इसमें कोई भी कंसेप्ट मैंने मिस नहीं किया है, ठीक है। आपको अच्छे से समझा है और जितने भी कंसेप्ट मैंने पूरे उठाए हुए हैं ना, एक भी आपको यहाँ पे मिसिंग नहीं लगेगा। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ना। वैल्यूबल कंटेंट के लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम भी आपके सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है। तो मैं तो वैसे भी आपके सपोर्ट में ही रहूँगा, हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। बस आपको सपोर्ट हमें बनाए रखना, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।